चलो गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतने ही और भी कोई अभी बाहर कितने बाहर है? दो बाहर है। चार। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर लेंगे। बैठो आप लोग। अब तो कोई नहीं ना बाहर। इतने थे। 9 10। ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग कहाँ थे लास्ट टाइम पे, याद है आप लोगों को कुछ? विदेशी आक्रमण में कौन किया था हमने? कौन सा आक्रमण कर लिए थे, कौन सा आक्रमणकारी कर लिए थे हमने? हिंद यूनानी कर लिए थे। उनके योगदान भी देख लिया था हमने। बताओ। चलो ठीक है। योगदान देख लिया था ना हमने। सोने के सिक्के जारी किए थे, ये सब चीजें। ठीक है। चलो मैं जल्दी सेटल शुरू करते हैं। देखो, उस दिन मैंने आपको कहा था कि हिंद यूनानी की बात हम बाकी करेंगे कि कौन से पार्थियन थे, कौन से शक थे, कौन से कुषाण थे। एक एक करके करते हैं, ठीक है? तो लिखना अब। हमने हिंद यूनानी किए थे, अगले लिखना आप शक। ठीक है, मैं आपको क्रम बताता हूँ जिस उसमें आते हैं। ऐसे आते हैं। पहले आते हैं हिंदी यूनानी। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं शक। इंटरव्यू अच्छा। इंटरव्यू अच्छा रहा है मेरा। ठीक है, तो इस क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है? हम हमने हिंदी यूनानी पढ़ लिए। फिर शक पढ़ेंगे, फिर पार्थियन पढ़ेंगे, लास्ट में कुषाण पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे विदेशी आक्रमणकारी कंप्लीट हो जाएगा जब तक। क्लियर है? तो लिखना आप लोग अगली सब हेडिंग लिखना शक, जो शक आते हैं। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ सब जनजातीय कबीले टाइप के लोग थे। वहां से आते थे। हिंदी यूनानी तो पहले से बसे हुए थे। शक जो आते हैं मध्य एशिया से आते हैं और 5 ब्रांचेस में बढ़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लिखना इसमें। शक में लिखना ये। हेडिंग्स सब डाले। हेडिंग है शक। शक आक्रमणकारी। या फिर शक आक्रमणकारी इसमें लिखना। ये मध्य एशिया की जनजाति थी। भारत में इन्होंने भारत में इन्होंने अपनी 5 शाखाएं स्थापित की। भारत में इन्होंने अपनी 5 शाखाएं स्थापित की, जो कि निम्न है। जो कि निम्न है, ठीक है? मतलब भारत में आके 5 जगहों में अलग अलग राजवंश स्थापित किए शासकों ने। ये 5 शाखाएं लिखना। पहले लिखना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तक्षशिला दूसरी है, तक्षशिला। तक्षशिला तीसरी लिखना गिरनार। गिरनार। चौथी है उज्जैन। उज्जैन। अब पांचवी है मथुरा। ठीक है, 5 शाखाओं में स्थापित किया उन्होंने। मथुरा। ठीक है। इनमें से कुछ राजा इंपॉर्टेंट थे, इनके नाम लिख लेना आप। आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके। इनमें से इनमें से गिरनार के राजा भूमक एवं नाहपण। इनमें से गिरनार के राजा भूमक एवं नाहपण। भूमक एवं नाहपण महत्वपूर्ण थे।
आगे लिखना, इन 5 शाखाओं में उज्जैन की शाखा सबसे शक्तिशाली थी। उज्जैन की शाखा सबसे शक्तिशाली थी। आगे लिखना, ये ये अपने आप को कर्दमक या छत्रप कहलाते थे। अपने आप को कर्दमक या फिर छत्रप कहलाते थे। आगे लिखना, इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण राजा रुद्रदमन था। रुद्रदमन, इनका टाइम पीरियड लिखना 130 से 150 एडी। सर रिपीट कर दीजिए। इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण राजा रुद्रदमक था। रुद्रदमन टाइम पीरियड 130 से 150 एडी था। जिसके द्वारा 150 एडी में जिसके द्वारा 150 एडी में गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया गया। तो जो कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख है। भारत का सबसे पहला संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख ही है, जो कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख है। भारत का पहला संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख था। ठीक है, एक लाइन और जोड़ना इसमें, इस वंश का अंतिम राजा रुद्र सिंह थ्री था। अंतिम राजा रुद्र सिंह थ्री था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा पराजित किया गया। से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा पराजित किया गया। ठीक है, तो शक की 5 ब्रांचेस आपको याद रखनी है, और ये देखना है कि इसका रुद्रदमन और रुद्र सिंह इंपॉर्टेंट राजा थे। नाहपड़ का नाम बीच बीच में आप सातवाहन वंश में भी सुनोगे, उनके साथ इनकी कुछ अटैक वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शक थे। अगले लिखना, पार्थियन या पहलव। देखो हमने लिखा है ना पहले, ये हिंदी आने के बाद शक आए, शक के बाद पार्थियन आते हैं। ठीक है, अगले लिखना, पार्थियन। पार्थियन, और इन्हें ऐसे भी कहते हैं, इन्हें पहलव भी कहते हैं। ठीक है, पहलव ये भी कहते हैं ना। ठीक है, इसमें लिखना, ये मूल रूप से ये मूल रूप से उत्तरी ईरान के जातीय समूह थे। उत्तरी ईरान के जातीय समूह थे। भारत में इनके प्रथम राजा मिथ्रोडेट्स टू थे। मिथ्रोडेट्स टू थे।
आगे लिखना, इनके सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण राजा गोंदो फेरनिस, गोंदो फेरनिस, इनका राज भी लिखना 1945 एडी के आसपास के इनका राज रहा है। ठीक है, इनके सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राजा गोंदो फॉर्निस 1945 एडी थे। हाँ, 1945 है। वो ये भी देखो ना कि वो लास्ट में आया है, जो रुद्रदमन है ना बाद में आए हैं, ये उसके बाद आए हैं, मतलब शुरुआत के पहले आए थे। एक्चुअली हुआ क्या, देखो मैं आपको जो चारों है ना, ये इनके आने का वो है कालक्रम है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ रहे हैं। ऐसे नहीं हो कि जब यूनानी चले गए तब शक आए, ये हुआ कि यूनानी जब ढलान पे थे तो शक आ गए, जब शक ढलान पे गए तब पार्थियन आ गए। ठीक है, तो एक टाइम पे दो दो तीन तीन वर्ष एक साथ रहे हैं ये, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सफाया हो गया। ठीक है, एक साथ रहे हैं, तो ऐसे आपको दिखता रहेगा बिल्कुल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा गोंदोफोनिस थे। इनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी, इनके कार्यकाल में भारत में पहले ईसाई मिशनरी, पहली बार भारत में ईसाई मिशनरी आए थे, उनका नाम था सेंट थॉमस। उनके कार्यकाल में भारत में पहले ईसाई मिशनरी सेंट थॉमस आए थे। आए थे, जिनकी कालांतर में, जिनकी कालांतर में मद्रास के निकट म्यालपुर नामक स्थान पर, निकट म्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। म्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। ठीक है, एक लाइन और जोड़ देना, पार्थियन की राजधानी, की राजधानी पुरुषपुर, पुरुषपुर ब्रैकेट में लिखना, पेशावर का प्राचीन नाम थी। ठीक है, तो ये पार्थियन थे देखो। ठीक है, पहले हिंद यूनानी आए, जिसके इंपॉर्टेंट राजा मेनांडर लिख रखे हमने, फिर शक आए, जिनके इंपॉर्टेंट राजा हमने नाहपण वगैरह लिखे हैं कुछ। ठीक है, फिर पार्थियन आए, जिनके इंपॉर्टेंट राजा आपके गोंदू फॉरेनिस है, फिर कुषाण आए। ठीक है, सबसे शक्तिशाली इनमें से कुषाण ही बन के उभरे। जो हमारा वो पता है आपको, चाइना के एक वो चल रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, क्या है वो, बताओ तो, जो भी बताओ बताओ। हाँ, चाइना को यूरोप से कनेक्ट कर रहे हैं ना वो। हाँ, रोड से भी कर रहे हैं, पानी से भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एंशियंट सिल्क रूट होता था कि चाइना से जो ग्रीस तक जाता था, ठीक है, वहां तक जाता था। तो उसमें सिल्क, जो सिल्क है ना, सिल्क बनाने की कला केवल चाइनीज को आती थी पहले। सिल्क बनता है ना, सिल्क वॉर्म से बनता है सिल्क, तो वो कला केवल चाइनीज को आती थी। फिर हुआ क्या, जब चाइना ने सिल्क दिया तो सिल्क, पूरा इनका सिल्क यहाँ से एक्सपोर्ट होता था यूरोप तक, यूरोप वालों को नहीं आता था सिल्क बनाना। तो इसके लिए एक मार्ग निर्धारित हुआ, इसे सिल्क रूट बोलते हैं, जो चाइना को सीधे यूरोप से कनेक्ट करता है, उसे सिल्क रूट बोलता है। ठीक है, वो सबसे समृद्ध एक बेसिकली ट्रेडिंग रूट हुआ करता था अपने टाइम पे। ठीक है, तो कनिष्क, कुषाण का एक राजा है कनिष्क, उसके पूरे भारत में केवल एक राजा ऐसा हुआ, कनिष्क जिनका नाम है, जिन्होंने सिल्क रूट पे कब्जा कर लिया था, तो बहुत अच्छा उनमें पैसा आता था सिल्क रूट से। ठीक है, तो कुषाण की एक उपलब्धि रही है। ठीक है, तो हम ये सब इसमें करेंगे। इनके दो चार राजा है, वीमा कुजुल कथफिसिस है, वीमा कथफिसिस है, ये सब खुद ही आपके कनिष्क है।
इनके बारे में देखिए इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो लिखना कुषाण। अगला लिखना कुषाण। इसमें लिखता है मूल रूप से कुषाण चीन की जाति मूल रूप से कुषाण चीन की जाति यूची से संबंधित थे। चीन की जाति यूची से संबंधित थे। बाद में ना वहां पे वो बन गया था एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी, तो सब भाग के इंडिया की तरफ आके अटैक करने लगे। यूची से संबंधित थे। आगे लिखना भारत पे आक्रमण करने वाले वंशों में, भारत पर आक्रमण करने वाले वंशों में ये सबसे शक्तिशाली थे। यह सबसे शक्तिशाली थे और इनका साम्राज्य और इनका साम्राज्य इनके चरम पर और इनका साम्राज्य इनके चरम पर ऑक्सस से गंगा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, ऑक्सस से गंगा नदी तक फैला था। ये ऑक्सस नदी ना आज के दिन में से रिवर अमू बोलते हैं, ऊपर की साइड, ऊपर सेंट्रल एशिया में दिखेगी आपको ये। ठीक है? ऑक्सस से गंगा नदी तक विस्तृत था। ये आज के दिन में रिवर अमू है, ऊपर दिख जाएगी सेंट्रल एशिया में। ठीक है, आगे लिखना इनकी प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर। इनकी प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। आगे लिखना इनके महत्वपूर्ण राजा निम्न है। इनके जो इंपॉर्टेंट राजा वो लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखना आप, इनका टाइम पीरियड लिखा रहा हूँ, कुछ फालतू चालतू है, लिखना नहीं है। पहले है कदुल कथफसिस। कदुल कथफसिस, कजु लेवल की, कजुल कदफसिस। ठीक है, इनके बारे में लिखना ये कुषाण वंश के संस्थापक थे, बेसिकली असली रियल फाउंडर यही थे। अगले हैं वीमा कथफसिस। वीमा कथफसिस इसमें लिखना इन्होंने सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाए। सर रिपीट कर दीजिए। आगे लिखना ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने महेश्वरस्य की उपाधि भी ली। महेश्वरस्य की उपाधि भी ली। आगे लिखना इनके सिक्कों पर इनके सिक्कों पर शिव
नंदी, शिव, नंदी एवं त्रिशूल के चित्र अंकित हैं। ठीक है, तो ये कनिष्क थे जो कि शिव के भक्त कहे जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। और अगले आते हैं कनिष्क, ये सबसे प्रतापी राजा थे इनके। कनिष्क, कनिष्क के बारे में लिखना, ये इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। सबसे प्रतापी राजा थे और इनकी उपलब्धियों का उल्लेख, और इनकी उपलब्धियों का उल्लेख सारनाथ अभिलेख में मिलता है। सारनाथ अभिलेख में मिलता है। आगे लिखता, इनके द्वारा, इनके द्वारा शक संवत की, इनके द्वारा शक संवत कब शुरू हुआ था? हम 365 कहाँ पहुंचे ना, 15 सर 76। 76 है या 78 है? एक 56 सर बीसी था। कंफ्यूज है। हाँ सर 76 भी मैंने देखा सर, कंफ्यूजन हमारा हो रहा है। 76 से 78 है सर, ऐसे ही है। 78 एडी है ना, शुरू का पन्ना लिखाया था मैंने आप लोगों को, याद है? 56 बीसी में कौन सा शुरू हुआ था? विक्रम, देखो एक बार, तुम उससे याद आएगा। देखो 56 बीसी में शुरू हुआ एक, 78 तो है ही, मैं सभी आपको याद कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले कौन सा है? विक्रम है ना, कब है? 56 बीसी है। तो शक कब है? 78। 320 में कौन सा है? वल्लभी, वल्लभी या गुप्त संवत, है ना। तीन तो आपको याद रखने, भले कोल्लम और निवासा छोड़ दो आप, पर ये तीन आपको हमेशा याद रखने, ठीक है। तो इसलिए मैं जब शुरू में लिखाया था ना, तो इसलिए चलो यहाँ पे लिख देना, इनके द्वारा शक संवत को 78 एडी में प्रारंभ कराया गया। शक संवत को 78 एडी में प्रारंभ कराया गया। आगे लिखना, इन्होंने, या फिर चलो इन्होंने लिख दो, इन्होंने सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग, इन्होंने रेशम मार्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। रेशम मार्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आगे लिखना, इनके द्वारा ही, इनके द्वारा ही गांधार कला, इनके द्वारा ही गांधार कला का आरंभ हुआ माना जाता है। गांधार कला का आरंभ हो, ये गांधार कला ना आगे जाके देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आगे जाके बहुत एक सक्सेसफुल कला हो जाती है, और आरंभ माना गया। आगे लिखता है इसमें, इनकी राजधानी पेशावर थी, पेशावर या पुरुषपुर थी। इनकी राजधानी पेशावर या पुरुषपुर थी। और इनके दरबार में, और इनके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक एवं नागार्जुन, इनके
दरबार में पार्श पार्श वसुमित्र, अश्वघोष, चरक एवं नागार्जुन जैसे विद्वान सुशोभित रहे हैं। चरक और नागार्जुन जैसे विद्वान सुशोभित रहे हैं। आगे लिखना, इनके द्वारा सोने एवं तांबे के सिक्के जारी कराए गए। इनके द्वारा सोने एवं तांबे के सिक्के जारी कराए गए जिन पर ग्रीक देवता सूर्य, जिन पर ग्रीक देवता सूर्य, कॉमा, भारतीय देवता अग्नि, भारतीय देवता अग्नि एवं शाक्य मुनि। ठीक है, शाक्य मुनि कौन थे? शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है? चलो, शाक्य कबीले के कौन थे महापुरुष एक? है गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का ही नाम है, ठीक है। एवं शाक्य मुनि ब्रैकेट में लिखना महात्मा बुद्ध। सर यहाँ से शाक रिपीट कर दीजिए, सिक्के जारी किए गए हैं। सिक्के जारी किए गए और इन पर ग्रीक देवता सूर्य, कौमा, भारतीय देवता अग्नि एवं शाक्य मुनि, शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध है, एवं शाक्य मुनि के चित्र अंकित किए गए हैं। एक लाइन और जोड़ दो ना, वन वर्ड में पूछा सकता है कि मथुरा से हमें कनिष्क की बिना सिर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बिना सिर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये आपके कनिष्क थे। अगले देखो, हुविष्क। हुविष्क, हुविष्क, इनके बारे में लिखना, बस एक लाइन लिख देना है। ये कुछ ये आपके कनिष्क के बाद राजा बने हुविष्क, इनके बारे में लिखना। इनके द्वारा हरिहर हरिहर सिक्के, हरिहर सिक्के जारी कराए गए। ठीक है, हरिहर मतलब विष्णु शिव का कॉम्बाइंड रूप, तो हरिहर का पूजा उपासक थे, तो हरिहर टाइप ऑफ कॉइन इन्होंने इशू किए। तो हरिहर टाइप्स ऑफ सिक्के इन्होंने जारी किए। और इसके बाद में लिखना वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव के बारे में लिखना, ये इस वंश के अंतिम सम्राट थे। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये देखो, हमने कनिष्क भी कर लिया। बेसिकली हमने कुषाण वंश के सारे राजा कर लिए, ये आप याद रखना। ठीक है, इनका कुछ योगदान है वो लिख देना, कई बार पूछ सकते हैं, लिखना कुषाणों का योगदान, कुषाणों का योगदान। पहला योगदान लिखना अपना, ये अपने साथ भारत में, ये अपने साथ भारत में, अपने साथ भारत में घोड़े की जीन, घोड़े की जीन पता है क्या होती है? घोड़े की जीन क्या होती है?
सैडल होता है मतलब जिससे बैठते हैं, घोड़ा देखा आपने कभी? घोड़े पे ऐसे नहीं बैठते, उसके ऊपर एक वो बिठाई जाती है ना, जीन, सैडल जिसे बोलते हैं, उसे जीन बोलते हैं। ठीक है, तो अपने साथ वो लाए थे, ये अपने साथ घोड़े की जीन, कॉमा, लंबा कोट, ओवरकोट होता है ना बड़ा, बिल्कुल लंबे तक पहुंचते हैं नीचे, घुटनों के नीचे, लंबा कोट, कॉमा, लंबे जूते जो ऊपर तक पहनते हैं, जो लड़कियां पहनती हैं आज तक ना, ऊपर तक आते हैं घुटने तक वो, देखोगे, लंबे जूते, पगड़ी, पगड़ी एवं ट्राउजर, ट्राउजर पता है आपको, पैंट जो होती है बेसिकली, एवं पैंट लिख लो अगर तुम भाषा में लिखना है, एवं ट्राउजर लेकर आए, ट्राउजर पैंट होती है बेसिकली। ठीक है, तो बड़े बड़े गमबूट जो हो गए, बड़े ओवरकोट जो पहने जाते हैं, पगड़ी हो गया, घोड़े की जीन हो गया, ये सब भारत में कुषाण ही लेकर आए हैं। ठीक है, दूसरा कंट्रीब्यूशन लिखते हैं इनका, कुषाण वंश द्वारा, कुषाण वंश द्वारा, कुषाण वंश द्वारा भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है ना, देखो मैंने उस दिन लिखाया था आपको कि भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए, किसने, तेज बोलना, इंडो ग्रीक, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा किसने जारी किए, कुषाणों ने। और किस राजा ने किए, मैंने लिखा है आपको, विवा कथारिस ने। ठीक है, अगर पूछेंगे ना आपसे किस राजा ने किए, तो विमा कथारिस, किस वंश ने किए, तो कुषाणों ने, याद रखना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट हुआ था इनका। तीसरा योगदान लिखना है इनका, साहित्यिक योगदान लिखते हैं, जो मैं लिखा है ना आपको, वसुमित्र, अश्वघोष वगैरह, उनकी कुछ किताबें लिख लेते हैं, बहुत पूछी आती है। साहित्यिक योगदान, सबसे पहले लिखना अश्वघोष का लिखेंगे, अश्वघोष की लिखना, अश्वघोष की किताबें लिखना। पहले लिखो सौदार नंदा, एक है बुद्ध चरितम, अगली है वज्र सूची, दिख रहा है, सौदार नंदा, बुद्ध चरितम, वज्र सूची। सर ये बुद्ध चरितम है कि ये त्रा है कि ता है सर ये वाला? ये ता लिख लो, अभी देखो मैंने पहले ही बताया, पाली हिंदी वाला अंतर है, त्रा लिख सकते हो हिंदी में, पाली में ता लिखते थे, तो चरित्रम चरितम एक ही चीज है। ठीक है, आखिरी है शरीपुत्र प्रकरण। ठीक है, सभी की सभी किताबें संस्कृत में लिखी गई हैं। लिख लिया, अगले है वसुमित्र, इनकी किताब का नाम है विश्वकोश, और महाविभाषा सूत्र। ठीक है, पहली किताब है इनकी विश्वकोश, और दूसरी है महाविभाषा सूत्र। चाणक्य लिखना, चाणक्य आपको पता है सर किताब? सर हाँ, उधर साइड में क्या लिखा नहीं दिख रहा है इधर साइड। ये है विश्वकोश, ये है नहीं नहीं ये नहीं, ये इधर इधर आपने एरो बना के जो लिखा ना, सर ये पीछे आपके, हाँ हाँ हाँ, इधर क्या लिखा आपने? ये एरो बना रखे मैंने, अच्छा। एक एरो ऐसे है, एक एरो ऐसे है, एक एरो ऐसे है। ठीक है, अगले है ये चरक लिखो। चरक की किताब का नाम पता ही होगा आपको, क्या है?
क्या? चरक संहिता, बिल्कुल। क्या थी चरक वैसे? बिल्कुल सही बात। बेसिकली फिजिशियन मान लो सर, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम है चरक संहिता। चरक की किताब का नाम है चरक संहिता। और एक और विद्वान थे जिनके बारे में लिखा है, आपका नागार्जुन के बारे में लिख लेते हैं। देखो नागार्जुन ना साइंटिस्ट टाइप के थे, तो इन्हें आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो याद रखना इसमें। तो लिखना नागार्जुन के बारे में लिखना, इन्हें आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने मध्यम कारिका एवं शून्यवाद, मध्यम कारिका एवं शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। मध्यम कारिका एवं शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है, ठीक है। तो ये आपके इनके कुछ जो महान विद्वान थे जो बैठे थे कनिष्क के दरबार में, उन सबकी किताबें हैं, ठीक है। जब वैसे जब एंशिएंट इंडिया इंडिया खत्म होगा तो 2-3 पेजों का मैं आपको कुछ पीडीएफ दे दूंगा, कि जिसमें एंशिएंट इंडिया की किताबें और किस लेखक ने लिखी है, वो एज इट इज रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपने कुछ पढ़ी है जैसे अभी तक? जैसे मैंने एक मेंशन करा है आपको कि मुद्रा राक्षस, ये तो मैंने मेंशन की है, किसने लिखी है? क्या? विशाख दत्त ने लिखी है, बिल्कुल सही। और मृच्छकटिकम लिखा है मैंने कभी आपको? शूद्रक ने लिखी है, पर आप लोगों ने नहीं बताया मृच्छक मैंने अभी तक। ठीक है, तो ऐसी कुछ किताबें मैं आपको लिस्ट दूंगा, आपको एज इट इज रट लेनी है, डायरेक्ट पूछना है, ठीक है। तो ये हमारा ये था, क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो डाउट नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे ना हम सीधे। आपको पता है हम कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? आइडिया किसी को? मौर्य के बाद हमने आक्रमण शुरू किए थे, हिंदू यूनानी। पहले हमने वो याद होगा आपको, हमने शुंग पढ़े थे, कण्व पढ़े थे, और वो थोड़ा नाग वाले पढ़े थे, कि गंगा वैली में नाग वाले रोज वो भी थे राजा। फिर हमने विदेशी आक्रमण पढ़े, हिंदू यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण, ठीक है। अब हम करेंगे दक्षिण भारत की ओर रुख। दक्षिण भारत में देखो अभी तक कोई बड़ा वंश नहीं मिला है, ठीक है। दक्षिण भारत का मैंने आपको को पढ़ाया था, महापाषाण वो था एक युग, कि वहां पे बड़ी बड़ी कब्र होती थी और उन कब्र के थोड़ा दूर रहा करते थे, ठीक है। तो दक्षिण भारत में कभी कोई बड़ा वंश नहीं आया। जो पहला बड़ा वंश आएगा वो अब सातवाहन वंश, इसकी हम बात करेंगे। सातवाहन वंश जब पढ़ेंगे हम, तो उसके बाद हम संगम युग भी पढ़ लेंगे, जिसमें चोल चेर पांड्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, गुप्त पढ़ेंगे इसके बाद। पर पहले पढ़ेंगे हम सातवाहन, ये लंबा चैप्टर है, तो लिखना इसमें सातवाहन वंश, ठीक है। टाइम पीरियड वही है। सातवाहन वंश, इनकी टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी। एक तो टाइम पीरियड लिख लो इनके, ये इनका टाइम पीरियड था। एक इनकी कैपिटल लिख लो, कैपिटल का नाम था इनका प्रतिष्ठान, या फिर पैठन भी कहते थे, लिख देना। एट द बैंक्स, या फिर गोदावरी नदी के तट पर, एट द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर इनकी कैपिटल थी। ठीक है, लिख लिया इतना? क्लियर है? तो ये सातवाहन वंश की शुरुआती जानकारी है। अब इनके एक एक करके हम राजा लिखेंगे, उनके कारनामे देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन राजा थे, क्या क्या इन्होंने किया। और इनका जो राज था ना, देखो अगर मैं आपको रफ मैप बनाऊं आपको, तो ये अगर हम दक्षिण भारत देखते हैं ना ऐसे ऐसे करके,
ये गुजरात दक्षिण भारत हमारा है, ठीक है। तो इनका जो राज था ना, एग्जैक्टली देखा जाए तो महाराष्ट्र वाला एरिया है पूरा, महाराष्ट्र आंध्र इतना, तो इस एरिया में इनका पूरा शासन चलता था, ठीक है। तो ये वाला एरिया होगा ना वेस्टर्न महाराष्ट्र टाइप का, तो इस एरिया में इनका पूरा शासन चलेगा, ये एरिया, ठीक है। तो सातवाहन, अरे पूरा लगभग लगभग इनका 400 से 500 साल इनका इस एरिया पे राज रहा है, ठीक है। तो ये सातवाहन इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्लियर इतना। तो सातवाहन वंश के अब हम राजा लिखने शुरू करेंगे। इसमें लिखना सबसे पहले राजा सिमुक। सिमुक, इनमें लिखना, ये सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। आगे लिखता, ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अगले राजा लिखना आप, कान्हा। अगले राजा है कान्हा, जिन्हें हम कृष्ण भी बोलते हैं। इनके बारे में लिखना, इन्होंने इन्होंने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक विस्तृत किया। नासिक तक विस्तृत किया, ठीक है। आप एक बार और याद रख रहे हैं, सातवाहन को ना देखो हम कई बार आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, आंध्र सातवाहन, क्योंकि इनका एरिया आंध्र प्रदेश वाले एरिया के ऊपर था। आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत करना, सातवाहन और आंध्र सातवाहन एक ही चीज है, ठीक है। तो ये थे सिमुक, फिर कान्हा या कृष्ण। अगले इंपॉर्टेंट राजा है, ये बड़े राजा थे नीत वंश के, इनका नाम है शतकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम। आगे इसमें लिखना, इनकी जानकारी, इनकी जानकारी नाना घाट अभिलेख से मिलती है। नाना घाट अभिलेख से मिलती है, जिसे कि जिसे कि इनकी पत्नी नागमिका, जिसे कि इनकी पत्नी नागमिका ने जारी किया किया था, या फिर जिसे कि इनकी पत्नी नागमिका द्वारा जारी किया गया था। इसमें लिखना आगे, नानाघाट अभिलेख में शतकर्णी शतकर्णी दक्षिण पथपति दक्षिण पथपति की उपाधि लेते हैं। दक्षिण पथपति की उपाधि लेते हैं, ठीक है। दक्षिण पथपति मतलब दक्षिण तक अपने सीमाओं का विस्तार करने वाला राजा ये थे, लेते हैं। और एक लाइन लिखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संभवतः पहले राजा थे, या शतकर्णी प्रथम पहले राजा थे पहले राजा थे जिन्होंने सिक्कों पर अपने चित्र अंकित किए हैं। सबसे पहली बार सिक्कों में चित्र अंकित करने वाले राजा यही थे।
ठीक है, शतकर्णी प्रथम। इनकी और भी चीजें, इसके बाद ना इनके जो उत्तराधिकारी थे बहुत वीक थे, और शक जो राजा थे हारने लगे, साम्राज्य बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। और अगले 100 साल जो इनके आएंगे ना, अगले 100 साल बड़े इनके डार्क फेज थे, मतलब कि अंधकार युग था। इसमें जो सातवाहन है बिल्कुल ऐसे ही बल प्रेजेंट थे, पर कुछ इनका योगदान नहीं रहा। ठीक है, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो कि शतकर्णी प्रथम के बाद इनके उत्तराधिकारी के कारण इनका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, और अगले 100 साल इनके काल के अंधकार के युग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन 100 साल में कुछ नहीं होता। इन 100 साल के एक महान राजा निकल के आएंगे जिनका नाम है हाल। ठीक है, अगले राजा लिखना है इनका हाल। हाल हॉल कुछ भी लिख लो। क्या बोलते हो हिंदी में? हाला, हाल, हॉल? ऐसे हाल लिखते हैं, हाल चाल वाला हाल, या कुछ और लिखते हो? ऐसे लिखो ना, क्योंकि इंग्लिश में तो हम ऐसे बोलते हैं, हाला आ गया। सर सर इसमें जो आपने बोला अभी इनके उत्तराधिकार मतलब क्या थे, कमजोर थे, मतलब बहुत वीर नहीं थे, तो इनके 100 साल सर क्या लिखते, थोड़ा लाइन बता दीजिए। ये लिख दो कि इनके जो उत्तराधिकारी थे बहुत ही कमजोर थे, जिनके कारण इनका जो साम्राज्य था बहुत छिन्न भिन्न हो गया, और अगले 100 साल इनके अंधकार के युग रहे। ठीक है, कि बिल्कुल कुछ नहीं था इनका, बस प्रेजेंस थी लेकिन कुछ साम्राज्य नहीं था। क्लियर इतना? अगले राजा लिखो हाल। इनके नाम का एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम है हाला सप्तशती। हाल सप्तशती तो लिखना है इसमें। ये एक विद्वान राजा थे, ये एक विद्वान राजा थे, जिनके द्वारा पश्चिमी प्राकृत भाषा में पश्चिमी प्राकृत भाषा में प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती शती गाथा सप्तशती लिखी गई। गाथा सप्तशती लिखी गई, जो कि प्रेम रस पर आधारित, जो कि प्रेम रस पर आधारित, जो कि प्रेम रस पर आधारित 700 छंदों का संकलन है। छंद होते हैं ना, दोहे टाइप के, 700 छंदों का संकलन है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन आया है कि गाथा सप्तशती किस पे बेस्ड है, वॉर स्टोरीज है, लव स्टोरीज है? तो नहीं होता, अधिकतर को बता दो 90-95% तो लव के अलावा कुछ और ही मानेंगे, लेकिन रोमांटिक किस्म के आदमी थे, इन्होंने एक लव स्टोरी टाइप की लिखी है, गाथा सप्तशती। ठीक है, आगे लिखना है इसकी इनके बारे में। इनके दरबार में दो कवि थे जो कि निम्न है। गुणाढ़, एक है गुणाढ़, इनकी पुस्तक का नाम है वृहत कथा। वृहत कथा, गुणाढ़ जिनकी पुस्तक का नाम है वृहत सर कथा। सर वृहद लिख सकते हैं कि वृहत, थोड़ा। कुछ भी लिख लो, दा लिख लो, ता लिख लो, देखो पाली हिंदी वाला अंतर है, ता दा कुछ भी लिख सकते हो, कुछ मैटर नहीं करता, सेम चीज है दोनों में। वृहत कथा एक ही बात है। अगला है शवर वर्मण। शवर शवर वर्मण, जिनकी किताब का नाम है कतंत्रा। ठीक है, कतंत्रा, तो ये संस्कृत व्याकरण के ऊपर किताब है। ठीक है, तो एक आपके गुणाढ़ी जिनने वृहत किताब लिखी है, दूसरे शवर वर्मन जिनने कतंत्रा किताब लिखी है, जो कि संस्कृत व्याकरण के ऊपर किताब है। ठीक है, तो हाल के काम में साहित्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। क्लियर इतना? सर वृहद कथा भी संस्कृत में है। ये भी संस्कृत में ही है। ठीक है, अगली लिखना आप लोग,
अगले राजा का नाम है ऋषभदत्त। ऋषभ, ठीक है। देखो ऋषभदत्त एक कमजोर राजा थे, एक कमजोर राजा थे। आपने शक में एक राजा लिखे नाहपड़, ठीक है, नाहपड़ ने इन्हें हरा दिया था और अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया था, ठीक है। तो एक कमजोर राजा के रूप में इनका नाम दर्ज होता है, तो लिखना है इनका नाम ऋषभदत्त। इस पे लिखना हाल की डेथ के बाद, हाल की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद सातवाहन या फिर सातवाहनों को शक राजाओं द्वारा हराया गया, शक राजाओं द्वारा हराया गया। और और गिरनार के शक राजा नाहपड़ ने, गिरनार के शक राजा नाहपड़ ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषभदत्त से कराया। ठीक है, अब देखना आप लोग कि हराने के बाद भी शादी क्यों करा रहा है। ठीक है, शक जो है, शक पावरफुल है, सातवाहन की पावर खत्म हो चुकी है, ऋषभदत्त की पावर खत्म हो चुकी है, लेकिन शक बहुत पावरफुल है, फिर भी अपनी बेटी की शादी क्यों करा रहे हैं। क्योंकि भारत में जब ये बाहर के आक्रमणकारी आए ना, यूनानी आए, शक आए, पार्थियन आए, कुषाण आए, तो इन्होंने हमने अपने समाज में कभी इन्हें स्थान नहीं दिया। इन्हें हम एक वर्ड बोलते थे, याद रखना, एक वर्ड है मलेच्छा। इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सर गंदे, हाँ, मतलब गंदे, बिल्कुल सही बात, गंदे या फिर अपवित्र। ठीक है, तो भारतीय समाज, भले कुषाण शक बड़े बड़े राजा पूरे भारत पे राज कर रहे हैं, इन्हें मलेच्छा कहते थे हम समाज में, कि मलेच्छा है, अपवित्र है, गंदे है, और भले छुआछूत वाला टाइप का शो वो करते थे हम। लेकिन जब शक वगैरह जीते तो इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि इन्हें समाज में एक स्थान मिल जाए। ठीक है, तो ये याद रखना कि ऋषभदत्त के साथ हुआ था ये। अगले क्या, चलो ऋषभदत्त लिखिए। अगले लिखना गौतमी पुत्र शतकर्णी, ये सबसे इंपॉर्टेंट महान राजा है इनके। पुत्र, सर इसमें गौतमी क्यों नाम लगा है? गौतमी पुत्र सतकर्णी तो उनकी माता है, तो इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? इनकी माता का, देखो भारतीय इतिहास में सातवाहन एक ऐसा मातृवंश है जो कि मातृ सत्तात्मक था, मतलब महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता था, और मैट्रिलिनियर मतलब मातृवंशीय भी था। अपने जो संतान थे वो पिता का नाम न लगा कर माता का नाम लगाते थे, तो अपनी माता का नाम लगा, देखो जैसे हमने पहले पढ़े ना कि उनकी पत्नी इशू कर रही है अभिलेख, तो वैसे ही इनकी माता अभिलेख इशू करेगी। ठीक है, तो ये गौतमी पुत्र शतकर्णी है, सबसे महान शासक इस काल के। ठीक है, तो इनके बारे में लिखेंगे। ये सातवाहन, ये सातवाहन वंश के सातवाहन वंश के सबसे महान शासक है। इनकी माता, इनकी माता गौतमी बलसारी ने, गौतमी बलसारी ने नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जारी करवाया, अभिलेख जारी करवाया, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार गौतमी पुत्र शतकर्णी के घोड़े के अनुसार गौतमी पुत्र शतकर्णी के घोड़े 3 समंदर का पानी पीते हैं। मतलब कि 3 समुंदर, मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ
जिसके अनुसार गौतमीपुत्र शतकर्णी के घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते हैं। मतलब तीन समुद्र कैसे हो गए? देखो आप, इंडिया ऐसा है ना नीचे से, ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो मतलब इस पूरे एरिया पे, इस पूरे एरिया पर, इस पूरे एरिया पर इसी का रास्ता, ठीक है। तीनों समुद्र का पानी पी रहा है, मतलब क्या इसका कि ये समुद्र भी इसका है, ये भी इसका, ये भी इसका है, तो मतलब इसके आसपास के टेरिटरी भी इसकी है। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के टाइम पे पूरे साउथ इंडिया में इन्हीं का राज हो गया था, सातवाहनों का, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, इन्होंने इन्होंने ब्राह्मणों एवं इन्होंने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को खुलकर दान दिया, और इनके द्वारा एक ब्रह्म शालीवहन एक ब्रह्म शालीवहन एवं वेंकट स्वामी इनके द्वारा एक ब्रह्म शालीवहन एवं वेंकट स्वामी की उपाधि भी धारण की गई की उपाधि भी धारण की गई। उपाधि भी धारण की गई। एक लाइन और जोड़ देना इसमें, इनके काल में इनके काल में वर्ण व्यवस्था को बहुत सख्ती से लागू किया गया, मतलब बहुत सख्त है, बिल्कुल छुआछूत वगैरह मानने वाले लोग थे। इनके काल में वर्ण व्यवस्था को बहुत सख्ती से लागू किया गया, ठीक है। तो एक गौतमीपुत्र शतकर्णी थे, क्लियर है। अगले लिखेंगे आप, वशिष्ठपुत्र पुलामयी। तो छोड़िए, आपका क्या किसी का क्या हो गया? ठीक है, चलो ये लिखो, वशिष्ठपुत्र पुलामयी लिखो, ये अगली बार अगले राजा आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, लिखना इनके बारे में। इनके द्वारा इनके द्वारा दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार कर लिया गया। दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार कर लिया गया, जिस कारण इन्हें दक्षिण पथेश्वर भी कहा गया है। दक्षिण पथेश्वर भी कहा गया है। आगे लिखना, इनको इनके सिक्कों में इनके सिक्कों में नाव के चिन्ह अंकित हैं। ये आया क्वेश्चन बहुत बार पहले कि किनके सिक्कों में नाव के चिन्ह अंकित है। इनके सिक्कों में नाव के चिन्ह अंकित है। आगे लिखता, इन्होंने इन्होंने शक राजा रुद्रदमन की इन्होंने शक राजा रुद्रदमन की पुत्री से विवाह भी किया।
विवाह भी किया गया। और इन्हीं के काल में, और इन्हीं के काल में अमरावती के स्तूप का पुनर्निर्माण किया गया। अमरावती के स्तूप का पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये वशिष्ठ पुत्र पुलमी थे। अगले लिखना, यज्ञ श्री शतकर्णी। यज्ञ श्री शतकर्णी, इनमें लिखना। इन्होंने इन्होंने शकों को परास्त कर शकों को परास्त कर उनसे अपने छीने हुए क्षेत्र वापस ले लिए। उनसे अपने छीने हुए क्षेत्र वापस ले लिए। इनके द्वारा इनके द्वारा उज्जैन तरह के सिक्के उज्जैन तरह के सिक्के भी जारी किए गए। ठीक है ना, ऐसे लिखते देखो, उज्जैन टाइप ऑफ कॉइन। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखते तो हम बहुत इजीली होता है कि इनके सिक्कों का नाम उज्जैन टाइप ऑफ कॉइन था। जैसे मैंने पहले लिखा था हरीरा टाइप ऑफ कॉइन, तो अगर उज्जैन सिक्के आगे लिखे हुए या फिर उज्जैन तरीके के सिक्के, तो यज्ञ श्री शतकर्णी है। इनके द्वारा उज्जैन तरह के सिक्के जारी किए गए, और ये कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, और आखिर में लिखना पुलमई चार। पुलमई चार, ठीक है, पुलमई चार। इसमें लिखना ये इस वंश के अंतिम सम्राट रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतना? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये सातवाहन वंश का हमने राजनीतिक वो करा पूरा इतिहास। इनकी ना कुछ मुख्य बातें लिख लेते हैं जो पेपर में वन वर्ड में पूछे आती है, तो लिखना, हेडिंग डालना नीचे, सातवाहन वंश की मुख्य बिंदु या फिर मुख्य क्या लिख सकते हो, बातें या फिर कुछ भी लिख लो। ठीक है, या योगदान लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट लिखना, लिखना इनका शासनकाल इनका शासनकाल शासनकाल धर्म सूत्रों द्वारा ही संचालित किया जाता था। अगला पॉइंट लिखना, इनके काल में इनके काल में सोने इनके काल में सोने, चांदी,
एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन होता था। होता था, इसी लाइन में लिखना। इसी काल में भारत में पहली बार, इसी काल में भारत में पहली बार, ठीक है, एक मिनरल होता है लेड और दूसरा होता है पोटेन। ठीक है, तो लिखना इसी काल में भारत में पहली बार लेड एवं पोटेन के सिक्के भी जारी किए गए। ठीक है, लेड और पोटेन, लेड को तो सीसा बोलते हैं, है ना, सीसा बोलते हैं लेड को, पोटेन को पोटेन ही लिखना आप। ठीक है, लेड एवं पोटेन के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना। सातवाहनों ने, सातवाहनों ने बहुत ही उदार, सातवाहनों ने बहुत ही उदार कर व्यवस्था अपनाई। अगला पॉइंट लिखना। सातवाहन वंश में या सातवाहन राज में इनकी आधिकारिक भाषा प्राकृत, भाषा प्राकृत थी, जिसकी लिपि ब्राह्मी थी, जिसकी लिपि ब्राह्मी हुआ करती थी। एक लाइन और जोड़ना। सातवाहन राजा इतिहास के पहले राजा थे। इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने अपने शासनकाल में, जिन्होंने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत किया। वो भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, शुरू की। इसे भारत में, इसे भारत में सामंतवाद का प्रारंभ कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पहले कि किस काल में सामंतवाद की शुरुआत हुई, या सबसे पहले किन राजाओं ने भूमि को दान देने की प्रथा का शुरुआत किया, तो सातवाहनों ने दी। आपने किसी जब ब्राह्मण या बौद्ध को भूमि दान में दी, आगे चल के यही सामंतवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर इतना? एक आखिरी पॉइंट जोड़ दो, ये काम आएगा। हाँ, इस काल में, इस काल में भारत में हुए विदेशी आक्रमणकारियों को, इस काल में भारत में हुए विदेशी आक्रमणकारियों को, विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीय समाज में, भारतीय समाज में निचला दर्जा दिया गया, निचला दर्जा दिया गया और उन्हें मलेच्छा या अपवित्र कहा गया है, मलेच्छा या अपवित्र कहा गया है।
ठीक है, एक लाइन और जोड़ देना। मैं पूरे जो चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूँ इसमें लिखने को अलग। इसी काल में 46 एडी में, एडी में ग्रीक विद्वान हिप्पिलस द्वारा छियालीस एडी में हिप्पिलस द्वारा, ग्रीक विद्वान हिप्पिलस द्वारा मॉनसून मार्ग की खोज हुई। मॉनसून मार्ग की खोज हुई। मॉनसून मार्ग समझते हो अब क्या होता है? मॉनसून मार्ग क्या है तात्पर्य इससे? तेज बोलो जो भी बोल रहे हो। मॉनसून क्या होता है? क्या? तेज बोलो क्या? हवाई होती है ना, ज्योग्राफी पढ़ लिया आपने तो थोड़ी बहुत, मॉनसून पढ़ा है। हवाई होती है, कहां से कहां आती है बताना जरा, वही कर। अरे भयानक बन गया तो। बेसिकली होती क्या है, व्यापारिक पवनें होती है ना, तो है ना जो आईसी, वो पढ़ा अपना आईटी एसिड, वो ऊपर आ जाता है तो ये ऐसे आ रही होती है हवाएं, ये ऐसे होती है ना ट्रेड विंड्स। ये जब ऊपर आ जाता है आईटी सीजेड तो अभी ऐसे चलने लग जाती है, राइट की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें मॉनसून विंड्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे बहती है ना इस काल में, यहाँ पे भारत की तरफ बहती है मॉनसून विंड्स ऐसे। ठीक है, बड़ा फिनोमेना, छोड़ो इस बात को। ठीक है, तो एक ग्रीक विद्वान था, उसने कहा कि मॉनसून, उसने पता कर लिया कि भाई मार्च से जून के टाइम में, जून से बाद में यहाँ पे एक हवाएं चलती है, मॉनसून हवाएं, और वो सीधे बारिश करती है भारत में आके। ठीक है, तो अब बहुत ईजी हो गया। उसने कहा कि भाई आपको क्या करना है, अफ्रीकन कोस्ट पे इधर के साइड, मेडागास्कर वगैरह इलाका, यहाँ पे अपनी शिप रख दो, क्योंकि देखो मानसून के साथ ना यहाँ से एक मेडागास्कर से ऊपर एक सोमालियन जेट स्ट्रीम भी आती है। ठीक है, आपको याद होना हो। ठीक है, तो वो सब चीजें, तो पूरे समुद्र में ना इस डायरेक्शन में विंड चलती है, तो इसे मानसून विंड बोलते हैं। तो बेसिकली बोलता था कि आपको इंडिया जाना है तो भाई बहुत कम उसमें, थोड़ा थोड़ा चलते रहो, बाकी तो आपका विंड क्या करेंगे, विंड आपको सीधे इंडियन कोस्ट पे छोड़ के आएंगे, तो इसे मानसून रूट बोला गया है। ठीक है, तो इसके बाद ट्रेड बहुत आसान हो गया था कि इस सीजन में आपको बस केवल इंडियन ओशन तक पहुंचना है, बाकी काम आपकी हवाई कर देंगी, आपको इंडियन कोस्ट तक ले आएंगे। ठीक है, तो इसी काल में हमने एक पेलिस ने मानसून रूट खोजा। क्लियर इतना? तो आज इतना ही करते हैं। मैं कल थोड़ा आपको ना सातवाहन का इकोनॉमिक बताऊं, इकोनॉमिक क्या बताऊंगा, कुछ ना इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे भरूच वगैरह हो गया, मुजरिस, तोरनी, बादर वगैरह वगैरह पोर्ट हो गए ना, पोर्ट लिखाने में आपको कि कहाँ पे पड़ते हैं, पूछे आते हैं। बाकी आपका सातवाहन वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम संगम स्टार्ट कर लेंगे कल। तो कल हम ये चैप्टर सातवाहन का खत्म, और कल संगम भी खत्म कर लेंगे, और कल ही कोशिश करेंगे कि गुप्त भी शुरू हो जाए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।